नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के बारे में। आज का टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के उद्देश्य। तो हम आज यह जानेंगे कि जब उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 बना तो उसके उद्देश्य क्या थे, क्या पर्पस था इसका, क्यों यह बना, इसके पीछे उद्देश्य क्या था। तो अगर हम इसको देखेंगे तो सबसे पहला काम यह था कि जोतदारी व्यवस्था का सरलीकरण किया जाना। इसका सबसे पहला उद्देश्य अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण रूप से आता है कि जोतदारी व्यवस्था जो पहले बहुत ही ज़्यादा कठिन हो रखी थी, कई सारे एक्ट में फैली हुई थी, उस व्यवस्था को, जोतदारी व्यवस्था को और आसान बना दिया जाना, उसका सरलीकरण कर दिया जाना। ये हुआ पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है? जोतदारों के अधिकारों एवं दायित्वों का सृजन, अर्थात उनका अधिकार, जोतदार जो हैं उनका अधिकार और उनके दायित्व का सृजन करना, और इसका अधिकार और दायित्व का सृजन जो है वो विनियम द्वारा कराना। ये हो जाता है दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य क्या है? विदेशी व्यक्ति को उत्तराधिकार से वंचित करना, अर्थात विदेशी व्यक्ति जो है, अगर फॉरेन का कोई भी व्यक्ति है, उसे उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, अर्थात उसे यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। चौथा उद्देश्य क्या हो जाएगा? उत्तराधिकार के नियमों में समानता लाना। सबसे ज़रूरी चीज़ यह हो जाता है कि उत्तराधिकार के नियम में असमानताएं थी, बहुत सारे वर्गों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थी, जिसे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के द्वारा समान किया गया। उत्तराधिकार के नियमों में समानता लाया गया तथा हत्यारों को उत्तराधिकार से वंचित कराया गया, अर्थात कि जो भी हत्या करके अपने ही परिवार में ही हत्या करके इस उद्देश्य से हत्या करता है कि उसके बाद मरने के बाद प्रॉपर्टी हमको मिल जाएगी, तो उसे वंचित किया गया कि उसे उत्तराधिकार में प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। और उसके बाद पांचवा उद्देश्य अगर हम देखें तो गर्भस्थ शिशु को उत्तराधिकार प्रदान करना। अगर हम जब पढ़ेंगे इसको, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 को, तो उसमें हम देखेंगे सेक्शन आता है जिसमें गर्भस्थ शिशु को भी उत्तराधिकार प्रदान किया गया है। इसके बाद अगला उद्देश्य हम देखें तो छठा उद्देश्य है जोतदारों एवं राज्य सरकार के मध्य सीधा संबंध स्थापित किया, जो कि पुराने अधिनियम जो भी थे उसके द्वारा यह पॉसिबल नहीं था कि जोतदार और राज्य सरकार के मध्य सीधा संबंध स्थापित किया जा सके। इसके बाद अगला उद्देश्य हम देखें सातवां, तो कुछ भवनों का व्यक्ति के साथ बंदोबस्त करना, जिनका हमें कुछ पता नहीं था या कुछ बहुत नॉर्मल चीज़ें, कुछ डॉक्यूमेंट थे, उन सबको, अगर कुछ भवनों जो खाली भवन हैं उनको किसी भी व्यक्ति के साथ बंदोबस्त करना। किसी भी व्यक्ति मतलब जिसके पास उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हों। आठवां उद्देश्य हम देखें तो राजस्व अभिलेखों को तैयार करना एवं उनका अनुरक्षण करना, अर्थात जो भी डॉक्यूमेंट हैं रेवेन्यू से रिलेटेड, राजस्व से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर किया जाना, तैयार किया जाना और उसको संरक्षित रखना, अनुरक्षण करना उसका। इसके बाद अगला उद्देश्य हम देखें तो नौवां उद्देश्य है जो पहले से लंबित वाद हैं, अपील हैं या पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियाँ जो भी पहले से हो रखी हैं उनका निस्तारण पुराने अधिनियम से ही कराना। उसके बाद 10वां उद्देश्य अगर हम देखें तो भूमि प्रबंधक समिति द्वारा अपनी कार्य की विफलता पर नायब तहसीलदार को दायित्व देना, अर्थात अगर भूमि प्रबंधक समिति द्वारा, जो भूमि प्रबंधक समिति है वह अपना कार्य अगर नहीं कर पाती है तो उसका दायित्व किस पर होगा? नायब तहसीलदार पर हो जाएगा। और 11वां अगर उद्देश्य देखें तो खान एवं खनिज का विनियमन संविदा के अनुसार शासित होना, अर्थात खान एवं खनिज का जो भी काम होगा वह संविदा के अनुसार शासित होगा, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर अगला उद्देश्य देखें 12वां उद्देश्य, तो कुछ पेड़ों का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा संहिता के अनुसार करना, अर्थात कुछ स्पेसिफिक पेड़ों के बारे में दिया गया है कि उसका उपयोग किस तरह से किया जाएगा, वह संहिता में, राजस्व कोड में, यूपी रेवेन्यू कोड में ही 2006 में दिया गया है कि कैसे उसका उपयोग किया जाएगा। अगले 13 नंबर की बात करते हैं, उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, तो राजस्व न्यायालय व राजस्व अधिकारियों को परिभाषित करना एवं उनके अधिकारों का विनियमन करना, अर्थात यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में राजस्व न्यायालय को परिभाषित किया गया है, राजस्व अधिकारियों को भी परिभाषित किया गया है तथा उनके अधिकारों को भी
वर्णित किया गया है, उनके अधिकारों का भी वर्णन किया गया है यूपी रेवेन्यू कोड में। अगला हम बात करें तो 14 नंबर उद्देश्य हमारा हो जाएगा भू राजस्व का बकाया संहिता के अनुसार वसूल करना। अर्थात कि जो भी रेवेन्यू बकाया है, ज़मीन से रिलेटेड रेवेन्यू जो भी बकाया है, उसको इस यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के अनुसार वसूल किया जाएगा। अगला उद्देश्य अगर हम देखें 15वां उद्देश्य, तो उत्तर प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 को निरसित करना। अर्थात ज़मींदारी का उन्मूलन करना, जो एक्ट आया हुआ था यूपी ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट जो आया था, तथा भूमि सुधार अधिनियम जो आया था 1950 में, उसको रिपील कर देना। और 16वां उद्देश्य आखिरी उद्देश्य है सरकारी पट्टेदारों के अधिकारों का सृजन करना एवं उनके बेदखली को विनियमित करना। अर्थात सरकारी पट्टेदार जो भी हैं, उनके अधिकारों का सृजन किया जाना, कि उनका अधिकार क्या क्या रहेगा उसके बारे में संहिता में ही यूपी राजस्व कोड में ही बताया गया है। और उनके बेदखली को विनियमित करना, कि उनका बेदखली कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी नियम दिया गया है। तो ये 16 उद्देश्य हो जाते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के, जिन्हें एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जोतदारी व्यवस्था का सरलीकरण आसान बना दिया जाना, जोतदारों के अधिकारों एवं दायित्वों का सृजन विनियम द्वारा कराना, विदेशी व्यक्ति को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाना, उत्तराधिकार के नियमों में समानता लाना तथा हत्यारों को उत्तराधिकार से वंचित करना, गर्भस्थ शिशु को उत्तराधिकार प्रदान करना, जोतदारों एवं राज्य सरकार के मध्य सीधा संबंध स्थापित करना, कुछ भवनों का व्यक्ति के साथ बंदोबस्त करना, राजस्व अभिलेखों को तैयार करना एवं उनका अनुरक्षण करना, लंबित वाद, अपील, पुनरीक्षण एवं अन्य कार्यवाहियों का निस्तारण पुराने अधिनियम से करना। और अगला हम देखें तो भूमि प्रबंधक समिति द्वारा अपनी कार्य की विफलता पर नायब तहसीलदार को दायित्व देना, खान एवं खनिज का विनियमन कॉन्ट्रैक्ट या संविदा के अनुसार शासित होना, कुछ पेड़ों का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा संहिता के अनुसार करना, राजस्व न्यायालय व राजस्व अधिकारियों को परिभाषित करना एवं उनके अधिकारों का विनियमन करना, भू राजस्व का बकाया संहिता के अनुसार वसूल करना, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 को निरसित करना, और सरकारी पट्टेदारों के अधिकारों का सृजन करना तथा उनके बेदखली को विनियमित करना। तो ये रहे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के उद्देश्य। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।